हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम श्याम शाह और महिपत शाह पढ़ चुके थे। आज हम पृथ्वीपत शाह से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुराना सारा पढ़ लिया होगा। जल्द ही हमारा ये 2 दिन में हम इसे कंप्लीट कर देंगे गढ़वाल वाले को। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा गोरखा शासन। तो पृथ्वीपत शाह जो है, महिपत शाह हमने पढ़ लिया था। श्याम शाह के बाद महिपत शाह गढ़वाल के सिंहासन पर बैठे थे और महिपत शाह के बाद अब पृथ्वीपत शाह का नंबर था। ठीक है, तो महिपत शाह की मृत्यु के बाद जो है उनके कुल दीपक पृथ्वीपत शाह सिंहासन पर सुशोभित हुए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीपति शाह सिंहासन पर बैठे थे ना, तो वो केवल 7 वर्ष की आयु के थे। ठीक है, तो साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि जब पृथ्वीपत शाह महिपत शाह के बाद सिंहासन पर बैठे तो उनकी जो आयु थी वो 7 वर्ष थी। तो इसीलिए जो है सिंहासन पर तो वो बैठे, लेकिन कार्य जो है उनकी माता ने उनकी संरक्षिका की हैसियत से जो है कार्यभार संभाला। तो उनकी जो माता थी उनको नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो नक्कटी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता था, आएगा क्वेश्चन। तो किसकी माता को? पृथ्वीपत शाह की माता को, यानी कि महिपत शाह की धर्मपत्नी को। वास्तव में उनका जो नाम था, उनका जो रियल नेम था, पृथ्वीपत शाह की माता का रियल नेम क्या था? रानी कर्णावती था। क्या था? रानी कर्णावती था। ठीक है, तो रानी कर्णावती उनका जो है रियल नेम था। लेकिन उनका नाम जो है नक्कटी रानी कैसे पड़ा, इसके पीछे कहानी सी है। ठीक है, वो कहानी हम आपको बताएंगे। तो महारानी कर्णवती का नाम तंत्र यंत्र की एक हस्तलिखित पुस्तक सांवरी ग्रंथ में आया है, जो कि ठाकुर शूरवीर सिंह जी के संग्रह में सुरक्षित है। अब जितने भी संग्रह हमें देखने के लिए मिलते हैं वो ठाकुर शूरवीर सिंह जी के ही संग्रह में हमें मिलते हैं। और जो कर्णवती का जो नाम हमें पता चला है वो भी वहाँ पे एक सांवरी ग्रंथ हस्तलिखित ग्रंथ है शूरवीर सिंह जी के संग्रह में, तो उसी से हमें रानी कर्णवती का नाम देखने के लिए मिलता है। तो उस जो सांवरी ग्रंथ है उसमें ये श्लोक है जिसमें हमें रानी कर्णवती का नाम मिलता है, जैसे कि हिंस पीड़ माहा कर हे टोक रहे हो माता कर्णवती को बावली को नीर को पानी यो परी कर दे निवाणी। तो इन 2 लाइनों से हमें रानी कर्णावती का नाम देखने के लिए मिलता है। श्री डबराल ने इस महान रानी को नागकटी रानी से संबोधित किया है। इसके पीछे हमने बताया था कि एक स्वर्णिम पृष्ठ छिपा हुआ है जो आज तक इतिहास की गहराइयों में पता नहीं कहाँ डूबा हुआ था। यानी कि ये पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हमारा इतिहास उजागर हो रहा है, जैसे जैसे ऐतिहासिक गहराइयों में लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो घटना जो है वो शाहजहाँ के युग की है। कौन? मुग़ल शासक शाहजहाँ के समय की ये घटना हमें मिलती है। मुगलिया सल्तनत के उदीयमान सम्राट जो है इस तथ्य से परिचित थे, मतलब कि जो शाहजहाँ थे उन्हें ये पता था कि जो गणराज्य है वहाँ पे एक स्त्री शासन कर रही है। ठीक है, तो उन्हें नारी शासन कर रही है ये पता था। स्टोरिया डू मोगोर का लेखक निकोलस मनुची, तो इस पुस्तक को लिख लेना आप, स्टोरिया डू मोगोर। ठीक है, स्टोरिया डू मोगोर पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लेखक हैं निकोलस मनुची। निकोलस मनुची लिखते हैं कि जो मुगलों की 1 लाख पदाती सेना थी, मतलब जो 1 लाख पैदल सेना थी और जो 30,000 घुड़सवार सेना थी, उन्होंने कहाँ आक्रमण किया? गणराज्य में। क्योंकि जो शाहजहाँ था ना उसको बहुत वो लग रहा था कि यार गणराज्य में तो एक नारी शासन कर रही है और वो इतने अच्छे से कैसे शासन कर सकती है। मतलब एक नारी उस टाइम पे पितृसत्तात्मक जो ये लोग की सोच थी इन लोगों की, तो ये नारी के शासन चलाने से इन लोग को मतलब अंदर से इन लोग को चिढ़ टाइप की लग रही थी। तो इसीलिए जो है शाहजहाँ ने गणराज्य पर आक्रमण करने के लिए अपनी 1 लाख पैदल सेना और 30,000 घुड़सवार सेना को भेजा। लेकिन मुग़ल सम्राट शाहजहाँ को ये नहीं विदित था कि गढ़वाल की यह वीरांगना जो है साक्षात दुर्गा का रूप है। युद्ध नगाड़े बजे, मतलब जब युद्ध करने से पहले जो नगाड़े बजते हैं, युद्ध नगाड़े बजे। गणराज्य के सूरमाओं ने मुग़ल सैनिकों को तहस नहस कर दिया। शाहजहाँ ने सोचा ये तो जरा सी, पहली बात तो उसने एक नारी के शासनकाल में इतनी सेना भेजी, यानी कि उसको कहीं ना कहीं पता था कि ये जो नारी है रानी कर्णावती,
ये बहुत ही ताकतवर है, ठीक है, इसलिए उसने इतने सारे सैनिकों को भेजा। तो जब ये सैनिक जो है वहाँ पे गए युद्ध करने, गणराज्य के क्षेत्र में आए, तो गणराज्य के जो सैनिक थे उन्होंने मुग़ल सैनिकों को तहस नहस कर दिया और जो सैनिक बचे उन सब की जो है नाक काट दी गई। रानी कर्णावती ने जितने सैनिक बचे उन सब की कुछ तो भाग गए, कुछ मारे गए और कुछ लोग जो बचे उनकी नाक काट दी गई। और ये नाक इसलिए काटी, यह दिखाने के लिए रानी कर्णावती ने नाक काटी उन सैनिकों की गणराज्य से टक्कर लेने का दुस्साहस करने वाले को जीवन भर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आपको पता है नाक कट गई का मतलब क्या होता है? एक बेइज्जती टाइप की होती है ना, नाक, अरे इसने नाक डुबा दी, इसने नाक काट दी, ऐसा बोलते हैं ना, ये एक मुहावरा टाइप का। तो इसका मतलब आपका अपमानित होना या अपमान करना। तो इसीलिए जो है नाक काट दी गई ताकि उनको पता चले मुग़लों को कि गणराज्य से टक्कर लेने वालों को जीवन भर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। तो मुग़ल सेनापति, और जो मुग़ल सेनापति था अब वो भी अपमान के मतलब वो भी भाग गया, नाक वहाँ पे सैनिकों की नाक काट दी। एक नारी के शासन से वो लोग हार गए, मुग़ल सेना इतनी बड़ी सेना है तो वो जो है एक नारी से जो है हार गए। तो इसीलिए मुग़ल सेनापति जो है दिल्ली की ओर भागा और अपमानित, क्योंकि उसको बहुत अपमान फील हुआ तो उसने वहाँ जाकर आत्महत्या कर ली। गणराज्य के शौर्य की पुष्टि मुग़ल दरबार का राजकीय विवरण महासिरुल उमरा भी करता है। मुग़ल दरबार में जो है एक वो था मुग़ल जो साम्राज्य वहाँ पे दरबार था दिल्ली में, वहाँ पे जो उनका दरबारी साहित्यकार था उसने भी महासिरुल उमरा में इस घटना का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार इस अभागी सेना की कमान का सेनापति कौन था? सेनापति जो था उसका नाम नजाबत खान था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रानी कर्णावती से हारने के बाद मुग़ल सेनापति जो कि दिल्ली में भागकर जिसने आत्महत्या की उसका नाम क्या था? तो नजाबत खान था। अधिकांश सैनिक जो थे वो मारे गए थे, नजाबत खान भी भाग गया। यद्यपि दरबारी इतिहासकार ने जो है सत्य छिपाने का अथक प्रयास किया, तो जो दरबारी, अब जैसे मुग़ल दरबार का इतिहासकार है तो वो अपने राजा के बारे में गलत तो लिखेगा नहीं, राजा तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे अगर वो उनके बारे में गलत लिखेगा इतिहास में। तो हर कोई राजा जो होते थे ये अपना अच्छा सुनहरा इतिहास दिखाने के लिए अपने जो इतिहासकार होते थे दरबारी, उन लोगों से अपने विषय में सब कुछ अच्छा ही लिखवाया करते थे। तो हालांकि इस इतिहासकार ने भी जो है सच्चाई छिपाने का प्रयास किया, लेकिन किसी स्थान पर जो है उसकी लेखनी ने सत्य को उगल ही दिया कि गढ़वाली रानी ने बची हुई जो सेना थी उनकी नाक काट दी, ऐसा उसने लिखा था। तो मुग़ल सम्राट अपने अपमान को भूल नहीं पाया और उसने 19 वर्ष तक जो है प्रतीक्षा की, और 19 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद 1655 में जो है उसने खलीतुल्लाह के नेतृत्व में दिल्ली की सेनाओं को जो है गणराज्य की सीमाओं को घेरने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो अब क्या किया मुग़ल सम्राट ने? 19 वर्ष उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए जो है वेट किया और 1655 में खलीतुल्लाह के नेतृत्व में उसने गणराज्य पर घेराव कर दिया। उन्होंने सिरमौर के जो शासक था मानधाता प्रकाश और कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद की सहायता से दून की घाटी पर विजय प्राप्त कर ली। गणराज्य के कुछ दुर्गों पर भी कुछ अंश तक इन्होंने मुग़ल सम्राट ने अधिकार कर लिया। ओरिएंटल सीरीज़ के अनुसार श्रीनगर जो है अविजित रहा, मतलब श्रीनगर स्वतंत्र था। तो ओरिएंटल सीरीज़ के अनुसार जो श्रीनगर था उसको ये लोग नहीं जीत पाए। इसी बीच गढ़वाल के राजकुमार श्री मेदिनी शाह दिल्ली गए तो उनका बहुत बड़ा स्वागत हुआ, क्योंकि जो मेदिनी शाह थे और कुमाऊं के जो बाज बहादुर चंद थे उनकी ही हेल्प से मुग़ल सम्राट ने जो है गढ़वाल को विजित किया था। सन 1659 में, ठीक है, सन 1659 में मुग़लों एवं गढ़वाल के मध्य फिर से खाई बढ़ गई। सामूगढ़ के युद्ध में जब दारा शिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ तो उसके पुत्र सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल नरेश के यहाँ शरण ली, क्योंकि मुग़ल सल्तनत, ठीक है, आपने ये कहानी पहले भी पढ़ चुकी है कि जब वहाँ पे युद्ध हुआ था तो दारा शिकोह ने औरंगजेब से दारा शिकोह जो है पराजित हो गया, तो उसका जो पुत्र था सुलेमान शिकोह उसने गढ़वाल में जाके शरण ली थी ना, और गढ़वाल वाले उससे जब औरंगजेब ने कहा कि इसको मेरे हवाले कर दो तो गढ़वाल नरेश ने नहीं दिया था।
सुलेमान शिकोह को, क्योंकि उसने जो है ऐसा बोला था ना उसने कि हमारा मेहमान भगवान होता है, हम मतलब इसकी जब तक ये हमारे वहाँ हम इसकी रक्षा करेंगे, इस टाइप से। तो क्योंकि मुग़ल सल्तनत से टकराने का साहस गणराज्य को ही था, औरंगजेब ने गणराज्य द्वारा अपने शत्रु को शरण देना अपना जो है उसने अपमान समझा। औरंगजेब को ऐसा लगा कि ये जो गणराज्य है इसने मेरे शत्रु को जो है शरण दी है। तो उन्होंने पृथ्वीपत शाह को लिखकर भेजा कि वो सुलेमान को जो है तुरंत दिल्ली भेज दे। तो पृथ्वी शौर्य हुंकार उठा, उसका शौर्य जो है हुंकार उठा। तो जो संस्कारों की पिरोई हुई है जो टेक थी, ये शरणागत की रक्षा करना जो है क्षत्रिय धर्म मानते थे ये लोग। तो इसीलिए जो है इसने शरणागत की रक्षा की। इतिहास साक्षी है कि राणा हम्मीर ने अपना राज्य, अपना ऐश्वर्य अलाउद्दीन खिलजी के 2 सामंतों को शरण देने में खो दिया। क्योंकि जो ये सामंतों को शरण देते थे ना, आप ये जो शरण देते थे ये कि हाँ चलो ये मेहमान है, वही मेहमान इनके पीठ में खंजर गोप देते थे और उनका राज्य हड़प कर लेते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के 2 सामंतों को शरण दी थी ना राणा हम्मीर ने, तो उसी चक्कर में उनका राज्य पाट सब मिट गया था। तो वीर मिट गया किंतु टेक रह गई। हमारा इतिहास भरा हुआ है ऐसी मिसालों से। पृथ्वीपत शाह भी इसी मार्ग के पथिक थे कि मतलब हमारे वहाँ अगर कोई मेहमान है तो चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उसका स्वागत करेंगे। इस टाइप की सोच वाले पृथ्वीपत शाह भी थे। तो उन्होंने मुग़ल सल्तनत के आका औरंगजेब की चेतावनियों और धमकियों का जो है रंच मात्र भी उन्होंने परवाह नहीं की और सुलेमान शिकोह को उन्होंने शरण दी और उसकी पूरी खातिरदारी की। तो ट्रैवनियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया, इस पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, ये शायद क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ट्रैवल्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ट्रैवनियर की है। तो ट्रैवनियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया में लिखा है कि दिल्ली सेनाओं ने गढ़वाल को आक्रांत करने का जो है पूरा प्रयास किया, लेकिन गणराज्य के जो सूरमा थे उनके सैनिकों ने जो है मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए। बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक बर्नियर्स वॉइस टू द ईस्ट इंडीज़, इस पुस्तक का भी आप लोग नाम लिख लीजिएगा। बर्नियर्स वॉइस टू द ईस्ट इंडीज़ किसकी पुस्तक है? बर्नियर की। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है लेखक का नाम दें और पुस्तक पूछ लें, तो इसलिए बहुत अच्छे से जो है इसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो बर्नियर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है बर्नियर्स वॉइस टू द ईस्ट इंडीज़, ये पुस्तक भी इस मत की पुष्टि करती है। मनुची ने भी लिखा है कि पृथ्वीपत शाह ने अपूर्व साहस और शौर्य का प्रदर्शन करके औरंगजेब की धमकियाँ जो थी उसको ज्यों का त्यों लौटा दिया। मतलब कि उसकी धमकियों का पृथ्वीपत शाह पे कोई असर नहीं लगा। औरंगजेब ने जब देखा कि विजयश्री तो गणपति का ही वर्ण कर रही है, मतलब औरंगजेब ने जब ऐसा उसको महसूस हुआ कि जीत जो है ये गणपति की ही हो रही है, मतलब कि जो गढ़वाल है वही जीत रहा है, तो उसने जो है फिर यहाँ पे ईमानदारी का साथ छोड़ दिया औरंगजेब ने और इसने जो है कूटनीति का सहारा लेकर जीतना चाहा गणराज्य को। तो अब औरंगजेब जो है कूटनीति का सहारा लेने लगा। डॉक्टर कानूनगो ने अपनी पुस्तक दारा शिकोह, तो डॉक्टर कानूनगो की एक पुस्तक है दारा शिकोह किसकी पुस्तक है? डॉक्टर कानूनगो की। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में एक विवरण दिया है इस विषय में कि श्रीनगर के वृद्ध सरदार को प्रलोभन देने में असफल होकर जय सिंह उसके सर्वशक्ति संपन्न ब्राह्मण मंत्री से संयंत्र करने पर उतारू हो गए। अब यहाँ पे संयंत्र जो है, जो ब्राह्मण लोग ही तो ज़्यादा संयंत्र करते थे ना उस टाइम, मंत्री जो होते थे राजा के, यही लोग जो है शत्रुओं से मिल जाते थे। तो ब्राह्मण मंत्री को भी अशक्य प्रतीत हुआ कि पलायक राजकुमार का साथ छोड़ने पर वह राजा को प्रलुब्ध कर सकेगा। तो उसने क्या किया कि उसने औषधि के रूप में सुलेमान को एक विष दिया। लेकिन सुलेमान, अब ये दूसरी जगह सुलेमान रह रहा था तो उसको सतर्क तो रहना ही था। तो सुलेमान ने क्या किया कि जो उसने दवाई दी थी सुलेमान को, उसने वो बिल्ली को पिलाई। ठीक है, तो बिल्ली को पिलाई, पहले तो बिल्ली मर गई। तो सुलेमान ने उस विष को नहीं पिया। अपने मंत्री के इस जघन्य प्रयास की सूचना जो है किसको मिल गई? पृथ्वीपत शाह को, कि उसने मेहमान के साथ ऐसी हरकत की है। तो पृथ्वीपत शाह ने क्या किया? उसका सर कटवा दिया तुरंत ही। आगे चलकर जय सिंह ने राजा का जो पुत्र था मेदिनी सिंह, उससे संयंत्र करवाया। उसने क्या कहा? पृथ्वीपत शाह का जो पुत्र था मेदिनी सिंह, उससे संयंत्र करवाया। क्यों? कि वो मतलब होता है ना कि कोई और षड्यंत्र करे तो राजा एकदम सजा दे देता है। हो सकता है अपने पुत्र को वो सजा, इतनी जघन्य सजा नहीं देता कि सर कटवाने वाली,
तो इसलिए जो है उसका पुत्र से उसने जो है षड्यंत्र करवाया और उसको प्रोत्साहन दिया कि अपने पिता के प्रति वो औरंगजेब बन जाए। मतलब औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को मरवाया था या उनको मरवाया था या फिर उनको वो करा था ना, औरंगजेब ने अपने माता पिता को कालकोठरी में बंद, तो उसी तरह से मेदिनी सिंह भी अपने पिता पृथ्वीपत शाह के प्रति औरंगजेब बन जाए, ऐसी जय सिंह ने उसको मत्ती दी। तो जब पृथ्वीपत शाह ने अपने गद्दार सामंत का सिर कटवा दिया तो गणराज्य के अन्य अब उसने क्या करा कि सामंत का सिर कटवा दिया। अब उसने तो किसी वजह से सिर कटवाया ना, क्योंकि उसने गद्दारी की। लेकिन जो गणराज्य के अन्य सामंत थे और पृथ्वीपत शाह के जो पारिवारिक सदस्य थे, उनमें गण नरेश के प्रति जो है रोष और असंतोष फैल गया कि इसने अपने मतलब किसी बाहर वाले के लिए, मतलब औरंगजेब का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, किसी बाहर वाले के लिए इसने अपने महल, अपने शासन के व्यक्ति का कैसे सर काट दिया। तो इस वजह से जो है पृथ्वी शाह के जो पारिवारिक लोग थे और जो सामंत थे उनमें असंतोष फैल गया। पृथ्वीपत के उत्तराधिकारी मेदिनी शाह ने भी जो है विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया अपने पिता के खिलाफ। दिल्ली सम्राट ने राजा जयसिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह को गढ़वाल इसी उद्देश्य से भेजा। अब जो दिल्ली सम्राट था उसने राजा जयसिंह के पुत्र जो कुंवर सिंह राम सिंह था उसको गढ़वाल भेजा ताकि वो जो है मुग़ल शहज़ादा औरंगजेब सौंप दे। मतलब कि इसलिए भेजा कि वो जो अभागा मुग़ल शहज़ादा है उसको औरंगजेब के पास सौंप दे। पृथ्वीपत शाह ने फिर से वही जवाब दिया कि उनके शरीर में जब तक प्राण है वो सुलेमान शिकोह को जाने नहीं देंगे और उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो उनका शरणार्थी था। तो इसीलिए जो है पृथ्वीपत शाह ने आखिरी दम तक उसकी रक्षा करने का सोचा। लेकिन शहज़ादे ने जो है राम सिंह और मेदिनी शाह से मिलकर उसके विरुद्ध कपट जाल फैला। जो शहज़ादे थे वो राम सिंह और मेदिनी शाह से मिलकर जो है उसके विरुद्ध कपट जाल फैला रहे थे, उसका पूरा पता लगा लिया। ठीक है, जो सुलेमान शिकोह था ना, तो उसने क्या किया, मेदिनी शाह और जय सिंह का पुत्र राम सिंह और मेदिनी शाह जो पृथ्वीपत शाह का बेटा था मेदिनी शाह, ये दोनों सुलेमान शिकोह के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं उसको मारने के लिए या उसको औरंगजेब को सौंपने के लिए। ये सब जो है शहज़ादे ने पता लगा लिया और इस डर से वो जो है चुपचाप, मतलब उसने पृथ्वीपत शाह को भी नहीं बताया और चुपचाप वो जो है चुपचाप जो है वो चला गया। तो मतलब वो रात के अंधेरे में जो है चुपचाप बिना राजा को बताए हुए चुपचाप वो चल पड़ा। भाग्य चक्र ऐसा उल्टा रहा, मतलब कि उसकी मृत्यु जो है निकट ही होगी, इसलिए उसने, क्योंकि अगर वो पृथ्वीपत शाह को बता देता कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं या मेरे को मारने की साजिश रच रहे हैं, तो वो लोग क्या करते, कुछ मतलब वो पृथ्वीपत शाह था जो वो उसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करता, लेकिन उसने जो है इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और बिना राजा को बताए ही वो राज्य से बाहर चला गया। और रास्ते में जाते हुए जो है वो रास्ता भूल गया। रात का समय था तो जो सुलेमान शिकोह था वो रास्ता भूल गया और सीमा प्रांत पर बसे जो ग्रामवासी थे उन्होंने उसे पकड़कर मेदिनी शाह को सौंप दिया। मेदिनी शाह और राम सिंह ने जो है उसको पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर लिया। यह घटना जो है 1660 ईस्वी के लगभग की रही होगी, क्योंकि श्री कानूनगो लिखते हैं कि सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के समक्ष 5 जून 1661 के दिन पेश किया गया था। ठीक है, सुलेमान शिकोह को ये जो मेदिनी शाह और राम सिंह थे ना, इन्होंने किया था औरंगजेब के हवाले। 1660 के लगभग की ये घटना बताई जाती है और 5 जून 1661 के दिन जो है औरंगजेब के समक्ष उसको पेश किया गया था, ऐसा बताया जाता है। पृथ्वीपत शाह को जब ये घटना पता चली तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत उसको अपने अंदर ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ कि उन्हीं के जो खून था मेदिनी शाह, पृथ्वीपत शाह को बहुत बुरा लगा कि उन्हीं के खून मेदिनी शाह ने उनके साथ जो है दगा की। मनुची कहता है कि, मनुची जो लेखक है, ठीक है, मनुची कहता है कि वृद्ध नरेश उसके बाद सदैव ही पश्चातापवश करते रहे। जो पृथ्वीपत शाह थे वो पश्चाताप में ही रहे कि मेरे पुत्र का पाप जो है भविष्य में ज़रूर रंग लाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि जो मेदिनी शाह ने जो पाप किया है वो फ्यूचर में बहुत जल्दी रंग लाएगा और हमारा जो राज्य है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ
होगा तो राज्य ऐश्वर्य जो है वो सब धूल में मिल जाएगा, ऐसा पृथ्वीपत शाह को ऐसा लगा, क्योंकि उनके पुत्र मेदिनी शाह से बहुत बड़ा पाप हो गया था। मेदिनी शाह को भी श्रीनगर उसी वर्ष त्यागना पड़ा और वह दिल्ली पहुंचा। अब मेदिनी शाह को त्यागना, अब उसने इतना जघन्य पाप किया, मतलब अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने पिता के विरुद्ध उसने जाके राम सिंह के साथ मिलकर अपने घर आए मेहमान को जो है उसकी रक्षा करने की बजाय उसको शत्रु को सौंप दिया। तो उसके पिता ने हो सकता है मेदिनी शाह को घर से निकाला कर दिया हो, तो मेदिनी शाह जो है श्रीनगर को त्यागना पड़ा मेदिनी शाह ने। और मेदिनी शाह कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुँचा, औरंगजेब के पास। पृथ्वीपत शाह ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को उस जघन्य अपराध के लिए देश निकाला दे दिया था। ठीक है, मेदिनी शाह ने सन 1662 में दिल्ली में ही, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेदिनी शाह था उसकी 1662 में दिल्ली में मृत्यु हो गई। अब देखो एक गलती इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा देती है ना। मेदिनी शाह अच्छा खासा पृथ्वीपत शाह के बाद उत्तराधिकारी बनता, राज करता, लेकिन लालच में जो है दिल्ली सम्राट के साथ मिलके उसने अपने पिता को जो धोखा दिया, उसकी वजह से उसको इतनी जल्दी मृत्यु का सामना करना पड़ गया। हो सकता है पृथ्वीपत शाह भी 1662 में ना मरा हो, लेकिन मेदिनी शाह की मृत्यु जो है 1662 में दिल्ली में हो गई। इस घटना का उल्लेख औरंगजेब द्वारा पृथ्वीपत शाह को भेजे गए एक पत्र में मिलता है, जो आज भी उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध है। अब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है औरंगजेब ने फरमान जो है वहाँ भेजा होगा ना पृथ्वीपत शाह को कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर KP श्रीवास्तव कृत मुगल फरमान में भी जो है हमें ये वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो जो मुगल फरमान है KP श्रीवास्तव का, ये लिख लीजिएगा आप कि मुगल फरमान किसके द्वारा रचित है। तो जो मुगल फरमान है ये KP श्रीवास्तव द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? KP श्रीवास्तव द्वारा ये रचित है। यहाँ पर एक मेदिनी शाह से संबंधित भ्रांति का उल्लेख भी आवश्यक है। डॉक्टर डबराल का कथन है कि मेदिनी शाह ने सन 1660 से 1684 ईस्वी तक गणराज्य पर शासन किया, किंतु यह प्रामाणिक तथ्य नहीं है, यह आधारभूत तथ्य है। ठीक है, आधारभूत मतलब क्योंकि हमें ऊपर ही पता चल गया है कि औरंगजेब के वहाँ 1662 में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1600 तो मतलब ही नहीं होता कि उसने 1684 तक शासन किया हो, क्योंकि 1662 में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह आधारभूत सत्य है कि पृथ्वीपत ने अपने पुत्र को गणराज्य से सदैव के लिए निकाल दिया था, इसलिए पुनः गणराज्य में प्रवेश करने का प्रश्न सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, दूसरा प्रमाण हमें ये मिलता है कि औरंगजेब का उक्त लिखित जो औरंगजेब ने पत्र भेजा था मेदिनी शाह की मृत्यु की सूचना देते हुए पृथ्वीपत शाह को, वो भी हमें एक प्रमाण है कि मेदिनी शाह की मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। तीसरा प्रमाण है मुगल फरमान। तो मुगल फरमान जो है इस पुस्तक में भी सन 1665 का ही एक फरमान है, जिसमें औरंगजेब ने पृथ्वीपत शाह के पौत्र फतेह शाह को बधाई दी थी कि वह अपने दादा की मृत्यु पर अब गढ़वाल का राजा बनेगा करके। तो औरंगजेब ने जो है 1665 में जो है उसके पौत्र यानी कि पोते को जो है बधाई पत्र भेजा था कि पृथ्वीपत शाह की मृत्यु हो गई होगी ना 1665 में, तो उसने उसके पौत्र जो कौन था, फतेह शाह था, उसको बधाई पत्र भेजा था कि चलो अब तुम जो है गणराज्य पर शासन करोगे अपने दादा की मृत्यु के बाद। तो इस पत्र से ये सिद्ध हो जाता है कि मेदिनी शाह कभी भी गढ़वाल की गद्दी पर नहीं बैठा। पृथ्वीपत शाह के काल के जो है 3 अन्य शिलालेख जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें हमें निम्न बातें मिलती हैं। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर एक विशेष तथ्य को उद्धृत करना आवश्यक है कि पृथ्वीपत शाह जो है 1600, अब यहाँ पे ऊपर इन्होंने 1665 में बताया है ना कि औरंगजेब 1665 में औरंगजेब ने 1665 में जो है फतेह शाह को एक पत्र लिखा था, तो यहाँ पे ऐसा बोला है। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि पृथ्वीपत शाह जो है 1665 में मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है मुगल फरमान में कि पृथ्वीपत शाह जो है सन 1665 में गोलोक नहीं पधारे थे। मुगल फरमान में यह तिथि जो है गलत लिखी है, यह सन 1667 की है, मतलब 1667 तक जो है पृथ्वीपत शाह जीवित रहे थे। हो सकता है कि पृथ्वीपत शाह ने अपने पौत्र को, यानी कि पृथ्वीपत शाह ने अपना जो पोता था फतेह शाह, उसको जो है अपने जीवन काल में ही जो है राजगद्दी पर बैठा दिया होगा। इस बात की पुष्टि हमें इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक में श्री राम गोपाल ने एक ताम्रपत्र का उल्लेख किया है, जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है।
भारत संग ये भी आप देख लीजिएगा, इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो श्री गोपाल जी की है, श्री राम गोपाल। भारत सरकार ने भारत चीन युद्ध के समय जो है ये जो इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल वाला जो ताम्रपत्र है इसका ही हवाला दिया था। श्री शांता प्रसाद कृत चीन पर लाल छाप में भी इसी ताम्रपत्र का हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चीन पर लाल छाप पुस्तक के लेखक कौन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चीन पर लाल छाप पुस्तक के लेखक कौन है, शांता प्रसाद, ठीक है, श्री शांता प्रसाद इसके लेखक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। और अब तो यूके पेपर बना रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और अब यूके ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन बनाता है। तो चीन पर लाल छाप जो है किसकी ताम्रपत्र है, शांता प्रसाद कृत है। तो महाराजा पृथ्वीपत शाह सन 1667 तक जो है जीवित रहे थे। इसका एक अन्य ताम्रपत्र भी हमें मिलता है जो इस बात का प्रमाण देता है, जो कि महाराजा फतेह शाह के शासनकाल में महाराजा पृथ्वीपत शाह की मोहर से युक्त है। अब ऑब्वियसली फतेह शाह राजा होगा और मोहर पृथ्वीपत शाह की होगी, तो इससे हमें पता चलेगा ना कि उसके शासनकाल में जो है उसका दादा जिंदा था करके। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वीपत शाह ने अपने जीवन काल में ही राज्य सत्ता जो है अपने पौत्र फतेहपत शाह को सौंप दी थी। तो ये ताम्रपत्र जो है, ये जो ताम्रपत्र है ये आज भी गोरखपंथ के पीर के पास है, जिसमें 300 वर्ष पूर्व इस पंथ के गुरु बालकनाथ के नाम पर राजा फतेह शाह ने भूमि दान दी थी। ऐसा बताया जाता है ना कि बालकनाथ और फतेह शाह जो हैं ये दोनों क्या थे, समकालीन थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना जब फतेह शाह, तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा कि बालकनाथ और जो फतेह शाह थे ये दोनों ही समकालीन थे। श्रीनगर के समीप भक्तियाना गांव में श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर के बाह्य भाग में खुदा हुआ है। अब श्रीनगर के पास एक भक्तियाना गांव में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जहाँ पे ये चीज़ हमें खुदी हुई मिलती है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये ताम्रपत्र टाइप, मतलब ये डेट वेट सब जो उस टाइम पे मंदिर बना होगा तो शायद उस समय पे लिखा होगा। तो ये चीज़ जो है हमें वहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण, श्रीनगर के पास श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पृथ्वीपत शाह हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम फतेह शाह पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा और जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फतेह शाह के साथ।